ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है और प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जितना अधिक आप अन्वेषण करेंगे, उतना ही आप स्वयं को खोज पाएंगे। नमस्ते, मैं कौशिक चौधरी लद्दाख की एक झलक पेश करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वनस्पतियों और जीवों को कवर करने की कोशिश की है, जो इसे यात्रा करने के लिए उत्तम स्थान बनाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको धरती पर ईश्वर की खोज करने और लद्दाख की अपनी अगली यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। लद्दाखी भाषा में हम लद्दाख को लाद्वाग भी कहते हैं। इसका मतलब है उच्च मार्गों की भूमि या लैंड ऑफ हाई पासेस। बुलंद हिमालय पर्वतमाला की गोद में बसा लद्दाख शांति और सुंदर प्रकृति का आनंद प्रदान करता है। लद्दाख 9,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत श्रृंखलाओं और घाटियों से घिरा है। उत्तर में काराकोरम श्रेणी से घिरा है, जहां इसके पश्चिम में कश्मीर की मनोरम वादियां हैं। वहीं दक्षिण में खड़ा हिमालय इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से अलग करता है। दक्षिण पर्वत श्रृंखलाएं मानसूनी बादल को लद्दाख में आने से रोकती है, जिससे यहाँ वर्षा का अभाव होता है। यही कारण है कि कुल्लू की शानदार हरियाली अचानक रोहतांग पास आकर समाप्त हो जाती है और कश्मीर की वादियां जोजिला पास पार करते ही अपना साथ छोड़ देती है। एक तरफ ये बर्फ से ढकी पर्वतमाला चट्टानी किनारों, बंजर इलाकों, नदी की श्रृंखलाओं को एक अद्वितीय शानदार रूप प्रदान करता है और जो इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। दूसरी ओर बारिश की कमी और अत्यधिक ऊंचाई के कारण यह मानव अस्तित्व के लिए एक कठोर वातावरण है। प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 3 व्यक्ति के औसत घनत्व के साथ लद्दाख भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इसे आगे 2 प्रशासनिक जिलों में विभाजित किया गया है, लेह और कारगिल। बाईं तरफ की तस्वीर चांगला पास की है। लेह से पैंगोंग सो के रास्ते पर यह 17,590 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दाईं तरफ की तस्वीर खारदुंगला पास की है। यह लद्दाख रेंज में लेह के 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। खारदुंगला लेह की राजधानी को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। 18,379 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। इसके अलावा जो दूसरे उल्लेखनीय पास मौजूद है वो है जोजिला, 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह रोड ग्रेट हिमालयन रेंज को जोजिला पास में क्रॉस करता है, जो कि लगभग समुद्र तल से 11,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सर्दियों का मौसम में बर्फ से ढका रहता है और केवल जून से सितंबर के बीच में खुला रहता है। रोहतांग पास समुद्र तल से 13,051 फीट की ऊंचाई पर स्थित मनाली लेह हाईवे में रोहतांग पास दुनिया के सबसे लुभावने दृश्य की अनुभूति कराता है। यह जुलाई से सितंबर के बीच में खुला रहता है। बारलाचला मनाली लेह हाईवे में 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित बारलाचला एक तिराहे पर स्थित है, जहां एक रास्ता मनाली, एक लेह और एक स्पीति से आकर मिलता है। नामकीला समुद्र तल से 12,139 फीट की ऊंचाई पर नामकीला जंस्कार रेंज में स्थित है और कारगिल तथा लेह जिलों को जोड़ता है। फोतुला यह भी जंस्कार रेंज में समुद्र तल से 13,478 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लाचुंगला यह जंस्कार रेंज में समुद्र तल से 16,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख पठार का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। अब मैं आपको लद्दाख के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण बताता हूँ। लद्दाख के इतिहास में उतार चढ़ाव, साजिश, आक्रमण, विश्वासघात, लूट, आंतरिक संघर्ष, असहज गठबंधन और एक राजकुमार जो आगे चलकर सबसे अच्छा शासक बनता है। लद्दाख में पहले चांगपास घुमंतु चरवाहे तिब्बत के पठार से हरियाली की तलाश में आए। फिर मौन और आर्य इस घाटी में आए, जबकि दार्द सिंधु नदी के रास्ते गिलगित से आए। बाद में प्रवासियों को लद्दाख के सामरिक परिस्थिति और मध्य एशिया का प्रवेश द्वार खींच लाया। तिब्बत साम्राज्य के बिखरने के बाद 1842 एडी के आसपास
लद्दाख में काफी मात्रा में तिब्बती आए। तिब्बत राजघराने के न्यामागोन लद्दाख के पहले शासक बने। फिर 15वीं शताब्दी में व्यापारी कश्मीरी, मध्य एशिया और बाल्टिस्तान से आए योद्धा इस्लाम को लद्दाख में लाए। इसके बाद के वर्षों में विभिन्न धर्म इस समाज के साथ घुल मिल गए। कुछ उदाहरणों में यह राजा का निर्णय था जिसने लद्दाख को विविध संस्कृतियों की दिशा में प्रेरित किया। राजा जाम्यांग नामग्याल का बाल्टी किंग आमिर मीर की बेटी ग्याल खातून के साथ संबंध उल्लेखनीय है। उनका पुत्र सिंजे नामग्याल सन 1616 में सिंहासन पर चढ़ा और आगे चलकर लद्दाख का सबसे सफल राजा बना। उसने हारे हुए साम्राज्यों को वापस जीता और अनेक बुद्ध मॉनेस्ट्री या मठ बनवाए। लद्दाख का अगला महान परिवर्तनकारी राजनीतिक अनुभव 1834 में डोगरा साम्राज्य द्वारा क्षेत्र पर आक्रमण के साथ आया। मार्च 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राजा गुलाब सिंह के समझौते ने यह सुनिश्चित किया कि लद्दाख भारत की स्वतंत्रता तक डोगरों के नियंत्रण में रहे। आगे चलकर यह जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा बना। लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल 1995 में लागू हुआ। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा एक पुनः संगठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने के प्रावधान थे, जो कि जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्सों से 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ। अब जब हम लद्दाख के इतिहास और लेह के महत्व के बारे में जानते हैं, लेह कैसे पहुंचा जा सकता है, आइए मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ ट्रेन, बस या हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कटरा में जम्मू तवी निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेह पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से किराए की टैक्सी या बस लेना होगा। आपको पहुंचने में लगभग 17 घंटे लगेंगे। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन कोलकाता, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ और पठानकोट दो अन्य निकटतम रेलवे स्टेशन हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो लद्दाख तक दो तरीके से पहुंचा जा सकता है। पहला है मनाली लेह राजमार्ग, जो लगभग 473 किलोमीटर का है और बीच में रात भर का पड़ाव है, तो लगभग 19 घंटे लगेंगे। यह अधिकतर मध्य जून से लेकर अक्टूबर के प्रारंभ तक खुला रहता है। दूसरा है श्रीनगर लेह राजमार्ग, जो लगभग 434 किलोमीटर का है और रात भर रुकने के बाद लगभग 17 घंटे लगते हैं। यह अधिकतर जुलाई से नवंबर के बीच खुला रहता है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन और जम्मू कश्मीर राज्य पर्यटन मनाली लेह और श्रीनगर लेह राजमार्ग के बीच डीलक्स और साधारण बस सेवाओं का संचालन करती है। यदि आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा लेह में स्थित कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है। यह एक वाणिज्यिक हवाई अड्डा है जो 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर और जम्मू जैसे प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। लद्दाख का विहंगम दृश्य अत्यंत लुभावना है और आपको आनंद से भर देगा। यह मेरी यात्रा का संक्षिप्त कार्यक्रम है। पहले दिन पहुंचने के बाद हम आधे दिन का विश्राम लिए और उसके बाद लेह पैलेस और शांति स्तूप घूमे। दूसरे दिन हम लेह से आईची, फिर लिकिर, पास्को और फिर वापस लेह की तरफ आए। उस दिन हम पास्को मॉनेस्ट्री, लिकिर मॉनेस्ट्री, पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और संगम घूमे। तीसरे दिन हम लेह से खारदोंगला की तरफ चले, फिर डिशकिट, हंडर, तुर्तुक और फिर हंडर में हमने नाइट स्टे किया। उस दिन हम लोगों ने खारदोंगला पास, डिस्किट मॉनेस्ट्री और तुर्तुक का भ्रमण किया। चौथे दिन हम हंडर से पैंगोंग सो की तरफ गए। उस दिन हम पैंगोंग झील के आसपास के जगहों पर घूमे। पांचवें दिन हम पैंगोंग सो से चांगला पास होते हुए लेह वापस आए। उस दिन हम चांगला पास घूमे, 3 इडियट मूवी के रैंचो स्कूल घूमे और शाम में लेह बाजार का भ्रमण किया। छठे दिन हम लेह से आलची की तरफ गए और फिर लामायुरू गए। उस दिन हम आलची मॉनेस्ट्री, लामायुरू मॉनेस्ट्री और शाम को हॉल ऑफ फेम के भ्रमण किया। सातवें दिन हम लेह से वापस चले आए।
पहले दिन लेह पहुंचने पर हमारा स्वागत हमारे कैब ड्राइवर दोरजे ने किया, जो हमारे गाइड भी थे। वह लद्दाख में पूरी यात्रा के दौरान हमारे साथ थे। हम द इंडस वैली होटल में रुके थे। यहाँ का माहौल काफी अच्छा था, स्टाफ अच्छे थे और सेवा भी अच्छी थी, और लेह मार्केट से पैदल दूरी पर स्थित है। रात के समय आसमान में सितारे बहुत लुभावने लग रहे थे और बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चट्टानों का दृश्य अद्भुत था। कुल मिलाकर यह बहुत ही सुखद अनुभव था। हमारे होटल में रहने के दौरान कुछ और तस्वीरें ली। यह लद्दाख में और उसके आसपास रंगीन फूलों को देख सकते हैं, जो पहाड़ की बंजर भूमि को अत्यंत मनोरम बना देती है। मैंने यह वीडियो होटल की बालकनी से लिया है। आपको चारों तरफ खूबसूरत और बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई देंगी। वीडियो में आपके द्वारा देखा जाने वाले ऊंचे पेड़ को पॉपुलर पेड़ कहा जाता है और लद्दाखी लोग अपने घर के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। जब आप ले आ रहे हैं तो तनाव और विभिन्न चिंताओं को छोड़कर आए और आराम से स्वर्गीय प्रकृति का आनंद लें। आधा दिन विश्राम करने के बाद हम ले पैलेस घूमने गए। ले पैलेस एक पूर्व शाही महल है जो ऊंची पहाड़ी से ले शहर को देखता है। महल का निर्माण सन 1600 के आसपास सिंजे नामग्याल द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में डोगरा सेना ने लद्दाख पर अधिकार कर लिया और शाही परिवार को स्टॉक पैलेस में जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह 9 मंजिला ऊंचा है। ऊपरी मंजिल में शाही परिवार रहता था, जबकि निचली मंजिलों में अस्तबल और स्टोर रूम थे। महल का अधिकांश भाग अच्छी स्थिति में नहीं है और इसकी आंतरिक सजावट में थोड़ा बहुत बचा है। पैलेस संग्रहालय में गहने, औपचारिक कपड़े और मुकुट का एक समृद्ध संग्रह है। चीनी थांग यह चित्र जो 450 सालों से भी अधिक पुराना है, जटिल डिजाइन के साथ अभी भी कुचल और पाउडर रत्न और पत्थरों से प्राप्त उज्जवल रंगों को बरकरार रखता है। दीवार में चित्रों को सैंको टेक्निक के साथ मिट्टी के प्लास्टर पर निष्पादित किया गया था। संग्रहालय में कुछ पेंटिंग हिमालयन आइबेक्स, एक तरह की जंगली बकरी, ब्लैक नेक्ड क्रेन, बारहेड गूस और स्नो लेपर्ड की है। इस महल का जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। महल के आधार के आसपास की संरचनाओं में प्रमुख नामग्याल स्तूप, रंग बिरंगे मुरलीदार चांदाजी कोम्पा और चांबा लाखांग शामिल हैं, जिसमें मध्ययुगीन भित्तिचित्र आंतरिक और बाहरी दीवारों के बीच स्थित है। महल पर्यटकों के लिए खुला है और छत से लेह का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। लेह पैलेस में लगभग 2 घंटे व्यतीत करने के बाद हम शांति स्तूप देखने गए। शांति स्तूप लेह के चांसपा में एक पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध सफेद गुंबद वाला स्तूप है। यह 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु गोमियो नाकामुरा द्वारा शांति पगोडा मिशन के एक भाग के रूप में बनाया गया था। शांति स्तूप बुद्ध के अन्वेषों को अपने आधार पर रखता है, जो 14वें दलाई लामा द्वारा निहित है। यह स्तूप न केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण, बल्कि आसपास के परिदृश्य के मनोरम दृश्य प्रदान करने वाले स्थान के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना गया है। हम यहाँ 8:30 बजे तक रुके। हमने कश्मीरी कावा चाय के साथ स्थानीय मोमो का आनंद लिया, जो कश्मीरी ग्रीन टी, केसर, बादाम और शहद से बनाया जाता है। यहाँ मैं अपने पहले दिन की यात्रा समाप्त करूंगा और शांति स्तूप में खींची गई इस खूबसूरत वीडियो के साथ आपको छोड़ता हूँ। 8 p.m.
होटल में एक अच्छे नाश्ते के बाद हमने दूसरे दिन की शुरुआत की। हमने बास्को की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हम लिखिर गोम्पा, गोम्पा का अर्थ बौद्ध धर्म में मठ होता है, गए और वापस लौटते समय हमने पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल और संगम का दौरा किया। यहाँ एक टिप देना चाहूंगा। एक बात जो आपको लद्दाख की अपनी यात्रा के दौरान याद रखने की जरूरत है, वह यह है कि सीढ़ियों या पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते समय धीमी गति से चलना चाहिए। कम ऑक्सीजन के कारण आपका सांस फूल सकता है और थकान महसूस कर सकते हैं। हमने लिखिर गोम्पा जाते समय बास्को मॉनेस्ट्री को दूर से ही देखा। वीडियो में जो देख रहे हैं वो बास्को गांव है, जो कि यात्रा के दौरान हमने लिया है। बास्को मॉनेस्ट्री, जिसे बास्को या बास्को गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, ले से लगभग 40 किलोमीटर दूर बास्को में स्थित एक बौद्ध मॉनेस्ट्री है। मॉनेस्ट्री प्राचीन शहर के खंडरों के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसकी बुद्ध प्रतिमा और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह परिसर में चामचुंग, चाम्बालाखाम और सर्जिंग मंदिर शामिल हैं, जो मैत्री बुद्धा को समर्पित हैं। यद्यपि यह मॉनेस्ट्री 1680 में नामग्याल शासकों के लिए बनाया गया था, लेकिन बास्को खुद लद्दाख के शुरुआती दिनों में सन्निहित था और अक्सर लद्दाखी इतिहास में इसका उल्लेख किया जाता है, जब यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। 15वीं शताब्दी में बास्को में एक महल बनाया गया था। बास्को से आगे चलकर हम लिखिर मॉनेस्ट्री पहुंचे। लिखिर मठ या लिखिर गोम्पा लद्दाख में एक बौद्ध मठ है। यह लेह के पश्चिम में लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह श्रीनगर से लेह राजमार्ग में लगभग 9.5 किलोमीटर उत्तर में सिंधु नदी के पास लिखिर गांव के एक पहाड़ी पर स्थित है। यह तिब्बत बौद्ध धर्म के गेलुपा संप्रदाय से संबंधित है और 1065 में लामा गुआंग जोसजे द्वारा लद्दाख के 5वें राजा लाचेन ग्याल्पो की कमान में स्थापित किया गया था। हालांकि लिखिर अपेक्षाकृत अलग थलग है, लेकिन यह कभी टिंगमोसैंग, हेमिस और लिखिर से ले तक एक प्रमुख व्यापार मार्ग पर स्थित था। मैं आपको एक ले जीवन की बारे में कुछ रोचक बातें बताता हूँ। सर्दियों के दौरान लेह का तापमान -20 डिग्री तक कम हो जाता है और वे ज्यादातर सब्जियों के साथ चावल और मांस पर अपना जीवन यापन करते हैं। वे इस दौरान सक्रिय रहने के लिए ज्यादातर घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अपने घरों को केरोसिन के आधारित बोकेरी का उपयोग करके गर्म रखते हैं। लिखिर मॉनेस्ट्री के दर्शन करने के बाद हम संगम की ओर आगे बढ़े और रास्ते में मैग्नेटिक हिल देखने के लिए रुक गए। मैग्नेटिक हिल लेह के पास स्थित एक साइक्लोप्स हिल है। यह श्रीनगर लद्दाख मार्ग पर लेह से 26.5 किलोमीटर पश्चिम में है। क्षेत्र के आसपास के ढलानों का लेआउट पहाड़ी का एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है। पहाड़ी सड़क पर वस्तुएं और कारें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर लुढ़कती दिखाई देती है, जब वे वास्तव में डाउनहिल लुढ़कती है। इस घटना का अनुभव करने के लिए आपको अपने वाहन को सड़क पर पेंट के साथ चिन्हित बॉक्स में पार्क करना होगा। आगे चलकर हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पहुंचे। यह लेह कारगिल मार्ग पर लेह से लगभग 25 मील की दूरी पर समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गुरु नानक जी की याद में बनाया गया है। गुरुद्वारा 1517 में लद्दाख क्षेत्र में गुरु नानक देव की यात्रा का सम्मान करने के लिए बनाया गया था। अपने जीवन काल के दौरान गुरु नानक जी ने कई दूर स्थानों की यात्रा की और ऐसे ही एक जगह थी तिब्बत। अब
गुरुद्वारे में लंगर भी खा सकते हैं। अंत में हमने नीमू में सिंधु नदी और जंस्कार नदी के संगम का दौरा किया। यहाँ आप दो नदियों को इसके रंग से स्पष्ट रूप से अलग कर सकते हैं। सर्दी के दौरान सिंधु का रंग नीला हो जाता है। रिवर राफ्टिंग का प्रावधान भी मौजूद है और राफ्टिंग की योजना बनाई जा सकती है। इसके साथ हमने दूसरे दिन की यात्रा यहीं पर समाप्त की। हमने तीसरे दिन के लिए लेह से सुबह जल्दी शुरुआत की। पूरी यात्रा 306 किलोमीटर की है। हम खारदुंगला पर थोड़ी समय के लिए रुके और चाय और मैगी का आनंद उठाया। आगे हम डिस्किट गए और अंत में तुर्तुक तक गए। तुर्तुक के बाद हम नुब्रा घाटी के हंडर में रात्रि विश्राम किए। यह हमारे जर्नी का रूट मैप है। लद्दाखी संगीत के साथ खारदुंगला के रास्ते में हमने यह प्राकृतिक मनमोहक दृश्य देखे। खारदुंगला, जहां ला का मतलब पास होता है, लेह जिले के एक पहाड़ी रास्ता है। लद्दाख रेंज पर लेह से 40 किलोमीटर उत्तर में है और यह श्योक और नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार है। 1976 में निर्मित यह 1988 में सार्वजनिक मोटर वाहनों के लिए खोला गया था। हमने बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखा और यहाँ इतना ठंड था कि जलधारा भी जम गई थी। मौसम लेह शहर से बहुत अलग है और इसलिए मैगी का स्वाद भी यह जरूर ट्राई करें। बर्फ से ढके पहाड़ों को छूने का वह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। यहाँ इतनी ठंड थी कि पानी की धाराएं भी जम गई। तुर्तुक गांव के रास्ते में हमने इस झरने और देवी दुर्गा के मंदिर के दर्शन किए। जैसे कि हम नुब्रा घाटी से होकर जा रहे थे, वीडियो में नुब्रा नदी सड़क के किनारे बह रही थी।
श्योक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो उत्तरी लद्दाख से होकर बहती है। श्योक नदी रिमो ग्लेशियर से निकलती है जो सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा है। हम नुब्रा घाटी में श्योक नदी के किनारे चलते हुए कुछ समय प्रकृति की इन मनोरम दृश्यों का आनंद उठाने के लिए रुके। अंततः हम तुरतुक पहुंचे। हम पीओके से सिर्फ 2.2 किलोमीटर की दूरी पर थे। पोस्ट के अधिकारी ने हमें समझाया कि सीमा से पहले यह आखिरी गांव है। जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ, मुझे हमेशा भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। शाम को हमने तिस्कित मठ का दौरा किया, जिसे तिस्कित गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह नुब्रा घाटी में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुपा संप्रदाय से संबंधित है। इसकी स्थापना तांगसे खापा के शिष्य चिसचेम सेर ज़ैंगपो ने की थी, जो गेलुपा के संस्थापक थे। यह थिक्से गोम्पा का एक उप गोम्पा है। द दिस्कित मॉनेस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एक स्कूल चलाता है, जिसे एक गैर सरकारी संगठन का सहयोग प्राप्त है, जिसे तिब्बत सपोर्ट ग्रुप कहते हैं। फरवरी में मठ के परिसर में एक लोकप्रिय त्योहार, जिसे डोशमोशे या फेस्टिवल ऑफ द स्केपगोट के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत है मठ और उसके आसपास का अद्वितीय दृश्य।
हमने अपने दिन का अंत हंडर में स्टोनहेंज पहुंचकर किया। टिब्बे के पास यह एक उत्कृष्ट होटल है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद हमारे पास एक बहुत ही शांतिपूर्ण और आरामदेह वातावरण था। आज हम पक्षियों के चहचहाहट और निरंतर बहते हुए जलधारा की आवाज के बीच जागते हैं, जो कि इन दिनों शहरों में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमने होटल से लगभग 8 बजे निकले। चौथे दिन हम पैंगोंग सो गए। लद्दाखी भाषा में सो का मतलब झील होता है। होटल से निकलने से पहले मैंने बालकनी से सुबह के कुछ मनोरम दृश्य कैमरे में कैद कर लिए। पैंगोंग के रास्ते काफी रोमांचक थे। हमें जगह जगह सड़क पर पानी बहते हुए दिखे, जिससे वाहनों को पार करना मुश्किल हो रहा था। यह वो पानी है जो ग्लेशियर से बहता है और जैसे जैसे दिन गुजरता है सड़क पर पानी का स्तर बढ़ता जाता है, फिर अगले दिन की शुरुआत तक कम हो जाता है। यदि जल स्तर अधिक हो जाए तो वाहन पास नहीं हो पाएंगे और अगले दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
चांगथांग वन्यजीवन अभयारण्य लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक अविश्वसनीय किस्म के वनस्पतियों और जीवों का घर है। चांगथांग वन्यजीवनीय अभयारण्य का दौरा करना एक मनोरम अनुभव हो सकता है। हमने अपने रास्ते में पश्मीना भेड़, जंगली घोड़े और मार्मट को देखा। मरमट काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अगर आप उनके नजदीक जाएंगे या उन्हें छेड़ेंगे, तो वो भाग जाते हैं। देखिए ये मरमट कैसे अपने दो पैरों पे खड़ा हो जाता है। पैंगोंग त्सो या पैंगोंग झील हिमालय में लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक एंडोहेरिक झील है। यह सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और एक लैंडलॉक नदी बेसिन है। यह 134 किलोमीटर लंबा है और भारत से तिब्बत स्वैता क्षेत्र तक फैला हुआ है। झील की लंबाई का लगभग 60% तिब्बत स्वैता क्षेत्र के भीतर स्थित है। झील अपने सबसे विस्तृत बिंदु पर 5 किलोमीटर चौड़ी है और कुल मिलाकर 604 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। सर्दियों के दौरान झील पूरी तरह से जम जाती है।
पैंगोंग झील के किनारे थ्री इडियट मूवी का शूटिंग स्थल है। हम पैंगोंग रिट्रीट कैंप में रुके थे। बिजली की आपूर्ति केवल जेनसेट के माध्यम से होती है और शाम को 7:30 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध होती है। ये अस्थायी टेंट हाउस है और ये पर्यटन के मौसम में ही संचालित होते हैं। यहाँ के स्टार गेजिंग का अनुभव वास्तव में काफी आकर्षक था। इसके साथ हमने ठंडी की रात में एक अच्छे गर्म डिनर के साथ अपने दिन का अंत किया। 5वें दिन की सुबह बर्फ से ढके चांगला पास के रास्ते में जब आप किसी से मिलते हैं यहाँ तो लद्दाखी भाषा में उन्हें जूले बोल के ग्रीट करते हैं, जैसे कि हम नमस्ते बोलते हैं। सुप्रसिद्ध फिल्म थ्री इडियट का वो रैंचो स्कूल। हम लोगों ने इस मत्स्य तालाब को ले जाते हुए रास्ते पर देखा। शाम को हम खरीदारी के लिए लेह बाजार गए। लेह बाजार की सड़कों पर टहलते हुए हमने इस संगीत को देखा जिसे हमने अपने कैमरे पे कैद किया।
स्थानीय लद्दाखी महिलाओं से मिलना अच्छा लगा। हमने उन्हें ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते हुए और उन्हें बेचते हुए पाया। कुछ चीजें जो आप ले बाजार में खरीद सकते हैं वो है बौद्ध दस्तकारी, पश्मीना शॉल और अन्य देखा सामान। इसके अलावा आप इस बाजार में स्थानीय व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं और हमने अपना 5वां दिन इसी के साथ समाप्त किया। हमने होटल में नाश्ते के बाद अपने छठे दिन की शुरुआत की। सबसे पहले हम आल्ची मॉनेस्ट्री गए, फिर लामायुरु मॉनेस्ट्री गए और ले वापस लौटते समय हम हॉल ऑफ फेम गए, जो कि एक युद्ध स्मारक है। आल्ची मॉनेस्ट्री या आल्ची गोम्पा एक बौद्ध मॉनेस्ट्री है जिसे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत आल्ची गांव के मंदिरों के मॉनेस्ट्री परिसर के रूप में जाना जाता है। इस परिसर में अलग अलग अवधियों में दिनांकित स्मारकों के साथ आल्ची गांव में 4 अलग अलग बस्तियां शामिल हैं। इन 4 बस्तियों में से आल्ची मॉनेस्ट्री को सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध कहा जाता है। इसे लिकिर मॉनेस्ट्री द्वारा प्रशासित किया जाता है। आल्ची उन 3 गांवों का भी हिस्सा है जो स्मारकों के आल्ची समूह का गठन करते हैं। आल्ची से सटे अन्य 2 गांव हैं मांगू और सुमदाचुन। इन 3 गांवों के स्मारकों को अनूठी शैली और कारीगरी के रूप में जाना जाता है। यह लेह से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देख रहे हैं मठ के पीछे की ओर बहने वाले सिंधु नदी का एक शानदार दृश्य। यह दृश्य बहुत ही मनोरम है और हमने यहाँ लगभग 2 घंटे व्यतीत किए। आल्ची गोम्पा से सटे हमने इस लद्दाखी गृह संग्रहालय को भी देखा। यहाँ हमने लद्दाखी लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पुराने बर्तन, कुछ कृषि में उपयोग किए जाने वाले औजार और कड़ाके की ठंड में वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही हम एक सीबकथॉर्न जूस, जो कि ले बेरी के नाम से भी जाना जाता है, उसका आनंद लिया। आल्ची मॉनेस्ट्री के बाद हम लोगों ने लामायुरु मॉनेस्ट्री का भ्रमण किया। लामायुरु या युरु मॉनेस्ट्री श्रीनगर ले राजमार्ग पर स्थित है, जो लेह से लगभग 117 किलोमीटर दूर है और फोटुला से 15 किलोमीटर पूर्व में 3510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लामायुरु लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे पुराने गोम्पाओं में से एक है। लामायुरु तिब्बती चंद्र कैलेंडर के दूसरे और 5वें महीने में 2 वार्षिक नकाबपोश नृत्य समारोह का आयोजन करता है। इस स्थान को मूनलैंड पीक कहते हैं क्योंकि इसकी धरती चंद्रमा के सतह के जैसी दिखती है। लेह पहुंचने से पहले हमने हॉल ऑफ फेम का भ्रमण किया। हॉल ऑफ फेम बहादुर भारतीय सैनिकों की याद में भारतीय सेना द्वारा निर्मित एक संग्रहालय है। हॉल ऑफ फेम संग्रहालय लेह शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेह कारगिल रोड पर स्थित है। यह हमारे सैनिकों द्वारा हमारे देश की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए महान बलिदान को याद दिलाता है। हमने संग्रहालय के विभिन्न वर्गों का दौरा किया और लद्दाख के इतिहास और परंपरा के बारे में थोड़ा और सीखा। इसके अलावा हमने हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों की जानकारी प्राप्त की। यह एक ऐसा स्थान है जो हर किसी को एक भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। संग्रहालय में एक स्मारिका की दुकान भी है जहां कोई कुछ स्थानीय कलाकृतियां खरीद सकता है। स्मृति चिन्ह जो यात्रा की इस अद्भुत जगह के से यादें वापस लाने में मदद करता है। इसके साथ ही हमने लद्दाख की अपनी यात्रा समाप्त की। आशा है कि इस वीडियो ने आपको लद्दाख के बारे में जानकारी दी। हम विभिन्न स्थानों पर ऐसे ही वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। फिर मिलेंगे।